नमस्कार बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री ऊष्मा रसायन नाम से। ऊष्मागतिकी के बाद इसे यूजुअली पढ़ाया जाता है। ये है तो ऊष्मागतिकी का ही पार्ट, लेकिन जेईई एडवांस और जेईई मेंस में इसे हम लोग कोचिंग सिस्टम में अलग करके पढ़ाते हैं। कारण साफ है, ऊष्मागतिकी यूजुअली बच्चों को उतना कॉन्फिडेंट नहीं कर पाता है, बच्चे उसमें उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, उसके सवाल से कहीं ना कहीं डर लगता है। लेकिन ऊष्मागतिकी के ही इस हिस्से में बच्चे यूजुअली एक अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं और उन्हें इसका सवाल करने की हमेशा एक संभावना रहती है कि उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि वो इस पोर्शन का सवाल कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर को एक अलग निकाल दिया है और एक अलग पार्ट बना दिया है। कह सकते हैं आप थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2, दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। और ये हिस्सा अगर आप कंपैरिजन करें तो थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी आसान है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना है, फिक्स्ड पैटर्न है, राइट, वैसा ही प्रॉब्लम आएगा। और नंबर अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हैं तो पूरे नंबर, पॉजिटिव नंबर प्राप्त करने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। तो इसलिए इस चैप्टर को अलग करके पढ़ाया जाता है और ये केवल एक चीज़ से डील करता है, वो है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। सो थर्मोकेमिस्ट्री इज बेसिकली, राइट, हम थर्मोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, वी वांट टू कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा तो हमने इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स में बात कर ही लिया था, राइट। और हमने ये भी कहा था कि किसी भी प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज क्या होता है। तो हमने कहा था कि वो प्रोसेस जब भी कांस्टेंट प्रेशर पर हो, कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाली किसी भी प्रोसेस में जो भी हीट ट्रांसफ़र है, ऊष्मा स्थानांतरण है, वही ऊष्मा स्थानांतरण एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो जाएगा, राइट। नियत दाब पर होने वाली अभिक्रिया का ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन। फर्ज करिए अभिक्रिया नियत दाब पर नहीं हो रही है, एक बंद पात्र में हो रही है जहां आयतन नियत है, दाब हमें नहीं पता नियत है या नहीं है। मानकर चलते हैं दाब नियत नहीं है, अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा हुआ है, तब हम क्या कह देते हैं, तो हम कह देते हैं एक नई बात, वो ये, नियत आयतन पर होने वाली रिएक्शन का ऊष्मा परिवर्तन बराबर डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी रिएक्शन होता है। यानी अगर नियत आयतन पर रिएक्शन हो रही है तो जो भी ऊष्मा परिवर्तन है वो डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी परिवर्तन के बराबर बोला जाएगा। और अगर नियत दाब पर हो रही है तो क्या बोला जाएगा, एंथैल्पी परिवर्तन ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। और आप ऊष्मागतिकी से इन दोनों के बीच संबंध जानते ही हैं, ये मानते हुए कि रिएक्शन में टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहता है, राइट। आप इस संबंध से किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच और डेल्टा ई में आपस में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, राइट, और उनको कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए अभिक्रिया नियत दाब पर हो रही है तो डेल्टा एच आपको ऊष्मा के बराबर रख देना है और डेल्टा एन जी आर टी आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। जहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है, एक बार फिर से समझा दूँ, डेल्टा एन जी क्या है, तो मैं इसे मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, समेशन गैसीय अभिकर्मकों के रस समीकरण मितीय गुणांक का योग माइनस समेशन गैसीय उत्पादों के रस समीकरण मितीय गुणांकों का योग ये आपका किसी भी अभिक्रिया का डेल्टा एन जी होता है। पूर्णतः गैस है तो ये इसका वैल्यू हमें एक मिलेगा। पूर्णतः ठोस या पूर्णतः द्रव अभिक्रिया अगर आपकी है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर डेल्टा एन जी आपको 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया का डेल्टा एच
ऊष्मा परिवर्तन से भी ज्ञात कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा ऊष्मा परिवर्तन ज्ञात हो, चाहे अभिक्रिया नियत दाब पर हो रही हो चाहे नियत आयतन पर। तो ये रास्ता तो वो हो गया अभिक्रियाओं की ऊष्मा परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करने का, जब हमें किसी न किसी एक परिस्थिति का ऊष्मा स्थानांतरण दिया हो, नियत दाब पर होने वाली अभिक्रिया का या नियत आयतन पर जब अभिक्रिया करा रहे तब का ऊष्मा परिवर्तन हमें दिया हो, तो हम इस सूत्र को लेकर अननोन पैरामीटर की गणना कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि हमें ये सब नहीं दिया हुआ, कुछ और दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तो ये तो पहला हिस्सा। दूसरा, अगर हमें ये सब नहीं दिया हुआ, कुछ और दिया है, जैसे मुझे दिया हुआ है कि एक अभिक्रिया है R रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इसका डेल्टा H रिएक्शन एट टेम्परेचर बराबर T1, हमें दिया हुआ है डेल्टा H1 एट टेम्परेचर T1, कितना दिया हुआ है हमें? डेल्टा H1, और हमसे पूछा है डेल H रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 कितना होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे? तब हम पहले एक डेरिवेशन पढ़ते हैं, 2 रूल पढ़ते हैं, और उसके आधार पर आप डायरेक्ट यहाँ की गणना कर सकते हैं। कैसे? तो पहले कानून पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं एंथैल्पी की, आपको एक तो पुरानी बातें याद रखनी होगी थर्मोकेमिस्ट्री में कि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मात्राओं पर निर्भर करती है, यानी तंत्र के आकार आयतन पर निर्भर करती है। दूसरा, एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू आप ज्ञात नहीं कर सकते, यानी H आप नहीं बता सकते, राइट। इस तरह की बात है। तो जो पहला कानून है वो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, वो क्या कहता है? हीट योगों के नियतता का हेस का नियम, हेस का हीट योगों के नियतता का नियम क्या कहता है ये, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये कहता है आपके सामने वो ये कि ये अभिक्रिया चाहे एक पद में हो चाहे इसके कई टुकड़े हों, जैसे मैंने कह दिया कि ये अभिक्रिया एक पद में हो रही है तो इसका डेल्टा H नॉट रिएक्शन है। अब मान लीजिए मैंने यही अभिक्रिया R डैश P डैश फिर इससे बना दी, तो कि ये यहाँ पर डेल्टा H1 आ रहा है, ये डेल्टा H2 होगा, राइट, ये डेल्टा H2 होगा, सॉरी डेल्टा H3 होगा। तो हेस लॉ ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी प्रक्रम चाहे एक पद में हो चाहे कई छोटे छोटे पदों में हो, एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा ऊष्मा उत्सर्जन या ऊष्मा उत्सर्जन हमेशा नियत रहेगा या समान रहेगा। तो हेस लॉ के आधार पर आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि डेल्टा H नॉट रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होगा? डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 होगा। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसे डेल HT1 कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये डेल H1 तो अलग था, राइट, ये डेल H वहाँ का अलग है, ये अलग है। तो ये डेल्टा H नॉट रिएक्शन हेस लॉ से हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो हेस लॉ 2 बातें कहता है, ध्यान से सुनना, राइट। पहला तो ये कि एक प्रक्रम जो ऐसे दिख रहा है उसे कई हिस्सों में तोड़ दो तो जो सभी हिस्सों के एंथैल्पी परिवर्तन है उनका योग कुल एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होगा। भाषा में कहेंगे, सिंपल आसान भाषा में, तो वो ये है कि एक प्रक्रम चाहे एक पद में हो चाहे कहीं छोटे छोटे पदों में हो, उसका ऊष्मा स्थानांतरण या एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा नियत रहेगा। यही हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या कहता है? वो ये कहता है कि जरूरी नहीं है आप इसे इन्हीं छोटे पदों में तोड़ो, आप इसे कुछ और छोटे पदों में भी तोड़ सकते हैं। कौन से, राइट? तो आइए बात करते हैं। जब आप इसे दूसरी तरह से ब्रेक करना चाहेंगे तो मान लीजिए आपने कैसे ब्रेक किया इसे, जरा ध्यान से देखिए। मैंने इसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डेल H नॉट रिएक्शन, इसका एंथैल्पी परिवर्तन मैंने मान लिया, राइट। अब मैंने इसे एक नए तरह से तोड़ा। मैंने कहा कि ये P है,
ये Q है और फिर ये है, तो एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ मान लिया डेल H1 डैश है, यहाँ डेल H2 डैश है, यहाँ डेल H3 डैश है। तो आप क्या लिख देंगे, फिर से एक हेस लो लगाकर लिख देंगे डेल H रिएक्शन बराबर डेल H1 डैश प्लस डेल H2 डैश प्लस डेल H3 डैश। इस तरह से आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये तो लिखा ही हुआ है कि यहाँ से R डैश बन रहा है, R डैश से P डैश बन रहा है, और ये तो है ही, और इस तरह से भी आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो एक अभिक्रिया को कई अलग अलग तरह से तोड़कर लिखा जा सकता है, और जब हम प्रारंभ से अंत तक पहुंच गए तो चाहे वो एक पद में पहुंचो, चाहे ऐसे पहुंचो, चाहे ऐसे पहुंचो, हमेशा कुल एंथैल्पी परिवर्तन समान रहेगा। यानी यहाँ बराबर में और क्या लिख सकता हूँ, ये बराबर क्या हो गया, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 ऑल्सो। ये है हेस लो। क्या है ये, हेस लो, जो ये कहता है कि एक अभिक्रिया को इसको इस टुकड़ों में तोड़ोगे तब भी ये सारा एंथैल्पी परिवर्तन का योग बराबर ये होगा, ऐसे तोड़ोगे तब भी ये सारा एंथैल्पी परिवर्तन का योग बराबर ये होगा। अब इसमें दोनों बातें बता दी मैंने, क्या कि एक तो एक पद को कई पदों में तोड़ दो तो एंथैल्पी परिवर्तन सभी पदों के एंथैल्पी परिवर्तन के योग के बराबर होता है। दूसरा, किसी एक पद का एंथैल्पी परिवर्तन आप इस रास्ते से भी गणना कर सकते हो, इस रास्ते से भी गणना कर सकते हो, यानी विभिन्न पाथों पर होते हुए एंथैल्पी परिवर्तन निकालने पर भी परिवर्तन आपको समान रहेगा। वो किससे आता है, वो आता है क्योंकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। प्रारंभिक और अंतिम समान होने पर यहाँ से ऐसे जाओ चाहे इधर से जाओ, आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, इसका मतलब योग हमेशा परिवर्तनों का इसके बराबर ही होना है। ये बात क्लियर है हम लोगों को। ये अगर क्लियर है तो हमारा हेस लो क्लियर हो गया। मैंने इसमें कोई आपको लैंग्वेज नहीं लिखवाई है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। किसी भी रासायनिक प्रक्रम या भौतिक प्रक्रम का एंथैल्पी परिवर्तन एक पद में कराने पर या पद को छोटे छोटे टुकड़ों के पदों में कराने पर एंथैल्पी परिवर्तन समान प्राप्त होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हेस लो के आधार पर ही हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखो। तो हमने बच्चों हेस लो पढ़ लिया। हेस लो के आधार पर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम उसका मतलब समझते हैं। उसका मतलब क्या है, तो हमें दिया हुआ है कि रिएक्टेंट टेम्परेचर T1 पर है और प्रोडक्ट आपके टेम्परेचर T1 पर है, और इस समय जब हम एंथैल्पी परिवर्तन निकालते हैं तो डेल H T1 आता है। अब जरा ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हमने एक रास्ता तो निकाला कि हमने टेम्परेचर T1 पर पहले हमने रिएक्टेंट को गर्म कर दिया टेम्परेचर T2 तक, फिर T2 पर परिवर्तन कर दिया हमने और T2 से वापस इसे ले आए T1 पर। जरा ध्यान से देखना, तो अब बहुत अच्छे से देखना, ये है डेल H रिएक्शन एट T1 जिसे हमने डेल H T1 कहा हुआ है। ये हो जाएगा डेल H रिएक्शन एट T2 जिसे मैं डेल H T2 कह दूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये रिएक्टेंट को हम गर्म कर रहे हैं T1 से T2 तो यहाँ का डेल H क्या हो जाएगा, यहाँ का डेल H हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, ये डेल H हो जाएगा, डेल H रिएक्टेंट की जगह मैंने डेल H R लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, इसके मोल, मान लीजिए इसके मोल n है, जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा वो मोल इन2। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इसका Cp या इसका मोलर हीट कैपेसिटी जो कि नियत दाब पर हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो Cp हो गया इनटू डेल्टा T जो कि हो गया T2 माइनस T1। दूसरी बात डेल HP की बात करेंगे हम, तो डेल HP में हो जाएगा इसके मोल जो कि अलग हो सकते हैं, राइट। तो ये मैंने NR लिख दिए और ये मैंने NP लिख दिया, Cp ऑफ प्रोडक्ट P और इनटू T1 माइनस T2, ये हमारे पास आ रहा होगा, राइट। थोड़ा PP गड़बड़ है तो मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, राइट। 1 लिख दिया, जैसे इसके 1 और इसके ये 2 और ये Cp2 और बाकी सब तो सेम कहानी। ये रिएक्टेंट हो गया तो इसे 1 लिखा, ये प्रोडक्ट हो गया तो इसे 2 लिखा। अब हेस लो लगा दें तो हेस लो क्या कहता है
कि भैया डेल एच टी वन बराबर होगा डेल एच ऑफ रिएक्टेंट प्लस डेल एच टी टू प्लस डेल एच ऑफ प्रोडक्ट। यही लिख रहा है हमारे पास, हेस लॉ से यही आएगा। जैसे ही हमने हेस लॉ से ये लिखा तो अब जरा ध्यान से देखिए, डेल एच टी वन बराबर डेल एच आर क्या है, N1 CP1 T2 माइनस T1 प्लस डेल एच पी क्या है, N2 CP2 T1 माइनस T2 और प्लस डेल एच T2 तो है ही, डेल एच T2 माइनस डेल एच T1, T2 इस T1 को इधर लेके बाकी सबको इधर ले आए, तो जब बाकी सबको इधर लाए तो ये हो गया T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 हमने कॉमन ले लिया। जैसे ही ये इधर आया तो माइनस आ गया, तो T2 माइनस T1 मैंने यहाँ घुसा दिया, तो N2 CP2 माइनस, अब माइनस मैंने लगा दिया तो T2 माइनस T1 एज इट इज रह जाएगा, माइनस में यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, और N1 CP1 ये हमारे पास आ रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, डेल एच T2 माइनस डेल एच T1 अपॉन T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा एन CP, और ये डेल्टा एन CP क्या है तो डेल्टा एन CP है आपके पास समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट multiplied by Cp molar of product minus summation of stoichiometric coefficient of reactant multiplied by Cp molar of reactants। इस तरह की बात आपके पास आ जाएगी। तो ये हो गया कहानी। अब जरा ध्यान से देखो, डेल एच टी टू माइनस डेल एच टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, ये बोला जाता है किरचॉफ इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बोला जाता है, किरचॉफ इक्वेशन, राइट। तो इसका एक इंटीग्रेटेड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं किरचॉफ इक्वेशन में, राइट। तो ये किरचॉफ इक्वेशन ही हमारे पास T2 T1 का पता होने पर और इन सब के CP पता होने पर डेल एच T2 निकाल कर देगा, इस तरह से, राइट। तो अब की क्या है, कि ये है कि अगर हमें किसी तापमान T1 पर पता है, T2 पर पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये किरचॉफ इक्वेशन लगाएंगे और किसी अन्य तापमान पर डेल एच निकाल देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा एच ताप पर निर्भर करता है, इसीलिए हम किरचॉफ समीकरण लगाकर इस तरह की बात कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो विभिन्न तापों पर अभिक्रिया का डेल्टा एच आपस में संबंधित हमने कर दिया है और इससे इक्वेशन हमने बना ली है, जिसे किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं। पीछे वाला हिस्सा क्या है, डेल्टा एन CP। डेल्टा एन CP क्या है, जो भी उत्पाद हैं उनके रस समीकरण मितीय गुणांक गुणा उनका CP माइनस जो भी अभिकर्मक है उनका अपना रस समीकरण मितीय गुणांक इनटू उनका CP मोलर। ये करते रहेंगे तो हमें डेल्टा एन CP मिल जाएगा। और इस तरह से इसी को हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख देंगे। जरा ध्यान से देखिए, मैं एक नई रिएक्शन लेकर फिर लिखता हूँ। मैंने रिएक्शन लिया आपकी बार अल्फा ए से बीटा बी, राइट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल एच T2, मैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो डेल एच डी ऑफ डेल्टा एच। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। T1 से T2 बराबर डेल्टा एन CP dt T1 से T2। डेल्टा एन CP क्या होगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, डेल एच T2 माइनस डेल एच T1 बराबर डेल्टा एन CP। यदि अगर बाहर आ गया तो ये अंदर मिला T2 माइनस T1, ये तो मुझे वो मिल गया।
जब डेल एन सी पी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। अगर डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा तो ये ऐसा ही रहेगा। अच्छा, डेल एन सी पी क्या होगा, डेल एन सी पी होगा, डेल एन सी पी मोलर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू सी पी मोलर ऑफ बी माइनस अल्फा इंटू सी पी मोलर ऑफ ए। ये आपका डेल एन सी पी हो जाएगा। कभी कभी बी और ए की सी पी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएंगी, तब आपको ये लगाना पड़ेगा। तो दो विभिन्न तापमानों पर डेल्टा एच परिवर्तन अगर आपको आपस में संबंधित करना है तो किरचॉफ समीकरण उसके लिए काम में ली जा सकती है और उसे आप इस तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जब हमें किसी एक तापमान पर अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन दिया और दूसरे पर पूछा हो तो हम ऐसे डील कर सकते हैं किरचॉफ समीकरण लगाकर। तो दो रास्ते हमने पढ़ लिए, हेस लॉ भी हमने पढ़ लिया। अब तीसरा रास्ता एंथैल्पी का जो हमें निकालना है, एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रियाओं का, वो बिल्कुल बेसिक है, आइए उस पर बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें नियत दाब और नियत आयतन का ऊष्मा भी नहीं पता है, हमें टेम्परेचर T1 का नहीं दिया, T2 का नहीं पूछा, अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जब हमें डायरेक्ट निकालना हो, मान लीजिए अल्फ़ा ए से बीटा बी बन रहा है, तो इस अभिक्रिया का डेल एच रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बीटा इंटू एच मोलर ऑफ बी माइनस अल्फ़ा इंटू एच मोलर ऑफ ए अवस्था फलन के हिसाब से। लेकिन उसके लिए मुझे ए और बी का मोलर एंथैल्पी चाहिए, तो हमारा अगला हेडिंग हो गया मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के एक मोल का एंथैल्पी। जब हम मोलर एंथैल्पी की बात करते हैं तो एक मोल पदार्थ की एंथैल्पी मोलर एंथैल्पी बोली जाती है, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, एक मोल पदार्थ की एंथैल्पी क्या बोली जाती है, एच मोलर। एम लगा दिया तो इसका मतलब है मोलर। किसी भी पदार्थ की एच मोलर का मान पदार्थ की अवस्था मतलब वो किस फिजिकल स्टेट में है, दूसरा ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए मैंने लिखा एच मोलर, इसका मतलब हो गया मोलर एंथैल्पी। फिर अगला सवाल आता है किसकी, तो हम यहां लिखते हैं जल की। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, किस तापमान पर, किस दाब पर, ये इतना मेंशन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, ताप T एवं दाब P पर H2O द्रव की मोलर एंथैल्पी। ठीक, अब बार बार मुझे ताप T और दाब P ना लिखना पड़े, इसलिए हमने एक नया शब्द डिफाइन कर दिया और लिखा मानक मोलर एंथैल्पी। मानक मोलर एंथैल्पी का क्या मतलब है, H नोट मोलर एंथैल्पी। अब वो नोट लगा दिया स्टैंडर्ड कंडीशन, तो मानक परिस्थितियों पर एंथैल्पी। अब मानक परिस्थितियां क्या होती है, ये हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। जैसे गैस के लिए तो मानक परिस्थितियों का मतलब है गैस आदर्श गैस होना चाहिए, आदर्श व्यवहार, प्रेशर जो है 1 बार या लगभग 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक, ठोस के लिए तो शुद्ध ठोस होना चाहिए, उसमें अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्रिस्टलीय होना चाहिए, क्रिस्टलीय जरूरी नहीं है, उसकी बात भी हम लोग कर सकते हैं। द्रव के लिए तो द्रव भी शुद्ध होना चाहिए।
दाब यहाँ पर 1 बार के आसपास होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। ठीक। दूसरी बात, तापमान कहा तो नहीं जाता लेकिन सब जगह 25 डिग्री सेल्सियस को ही स्टैंडर्ड तापमान मान लिया जाता है। तो जब दाब 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो तो हम कह देंगे ये परिस्थितियाँ कौन सी हैं, मानक परिस्थितियाँ। और इस पर मोलर एंथैल्पी हम डायरेक्टली ये, तो हमने बेसिकली क्या किया, इन दोनों की मेंशनिंग को हटा दिया और इन्हें हटाकर हमने यहाँ ये लगा दिया। ये लगाते क्या हो गया, परिस्थितियाँ मानक, यानी हमें टी और पी फिक्स्ड कर दिए कि इन टी और पी पर बताया जाने वाला एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी का मान क्या कहलाएगा, मानक मोलर एंथैल्पी कहलाएगा। राइट। तो मोलर एंथैल्पी में तो बहुत सारी चीज़ें हमें बतानी है, मानक मोलर एंथैल्पी में हमें ताप और दाब दोनों फिक्स कर दिए। और उसकी बात, तो मानक परिस्थितियों पर किसी भी पदार्थ के 1 मोल अणुओं की या 1 मोल की एंथैल्पी का मान क्या कहलाएगा, मानक मोलर एंथैल्पी। जहाँ पर गैस के लिए मानक परिस्थितियाँ डिफाइन कर दी, ठोस के लिए, द्रव के लिए, हर चीज़ के लिए मानक परिस्थितियाँ डिफाइन हमने कर दी। ज़्यादा कुछ ही नहीं, गैस आदर्श होनी चाहिए, ठोस द्रव शुद्ध होनी चाहिए, दाब 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस हम मान लेकर चलते हैं। टेम्परेचर का कोई क्राइटेरिया नहीं है लेकिन हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया तो टेम्परेचर भी क्या कह दिया कि हम हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस को ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लेंगे। राइट। ये तो बात हो गई मोलर एंथैल्पी। अब जब मोलर एंथैल्पी हमें पता लग गया तो मोलर एंथैल्पी की गणना कैसे होगी, किसकी मोलर एंथैल्पी किसके बराबर होती है, इस पर भी बात करें। राइट। तो आइए चला इसकी बात करते हैं। जब मानक मोलर एंथैल्पी की बात चलती है तो हमें पदार्थों का अब वर्गीकरण करना पड़ेगा और हमने अलग अलग वर्गीकरण किया और ये कहा कि H0 मोलर तत्व सर्वाधिक स्थायी अवस्था, मानक परिस्थितियों पर किसी तत्व की मोलर एंथैल्पी किस में, सर्वाधिक स्थायी अवस्था या आसानी से उपलब्ध अवस्था की मोलर एंथैल्पी का मान हम क्या लिखते हैं, 0 मानते हैं, लिखते नहीं हैं, होता नहीं है, हम मानते हैं। दूसरी बात, H0 मोलर यौगिक नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात, H0 मोलर तत्व कोई अन्य अवस्था इसको भी नॉट इक्वल टू 0। तो 0 किसकी माननी है, किसी भी तत्व की अपने मूल रूप में सर्वाधिक स्थायी अवस्था और या आसानी से उपलब्ध अवस्था। जैसे अब हम अलग अलग तत्वों के उदाहरण लें और उनकी बात करें। राइट। तो मैंने कहा H0 मोलर ऑफ हाइड्रोजन, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी अवस्था गैस होती है, इसकी एंथैल्पी 0। मैंने कहा ऑक्सीजन, तो H0 मोलर ऑक्सीजन गैस, ये हो गया 0। मैं गैस से हटकर दूसरी जगह चलूँ तो H0 मोलर ऑफ कार्बन तत्व। अब कार्बन की सर्वाधिक स्थायी अवस्था है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट अवस्था में कार्बन का मोलर एंथैल्पी क्या होगा, 0। परंतु H0 मोलर कार्बन का एक और अपरूप है, कौन सा, डायमंड। तो डायमंड अवस्था में कार्बन का मोलर एंथैल्पी 0 नहीं होगा। ठीक। और हम बात करें तो H0 मोलर Cl2, तो Cl2 की कमरे के ताप पर अवस्था गैस होती है 0। लेकिन अगर हम बात करें H0 मोलर Br2, तो Br2 की कमरे के ताप पर अवस्था होती है द्रव, तो द्रव अवस्था का 0। I2 की बात करेंगे तो H0 मोलर ऑफ I2 ठोस अवस्था में इसका मोलर एंथैल्पी 0 माना जाएगा। और बात करें हम तो फॉस्फोरस के 3 अपरूप होते हैं, काला, सफ़ेद, राइट, सॉरी पी वाइट। अब ये तो गलत हो गया, मैंने तीनों में 0 रख दिया। वास्तविकता में देखो होता इसका 0 है क्योंकि ये सर्वाधिक स्थायी है, लेकिन ये प्राप्त ब्लैक का होता है, लेकिन हम वाइट का 0 मानते हैं
क्योंकि ब्लैक हमें प्राप्त नहीं होता तो इसका हम नॉन जीरो मानते हैं, रेड का भी हम नॉन जीरो मानते हैं और वाइट का हम हमेशा क्या मानते हैं, ज़ीरो मानते हैं। तो ये इस तरह की हमारे पास अलग अलग सल्फ़र की दो अवस्थाएं होती है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, उनकी बात हम करते हैं। वहाँ पर भी आप जो सर्वाधिक स्थायी है उसका ज़ीरो मानते हैं, बाकी दूसरे का ज़ीरो नहीं मानते हैं। अब बच्चों जैसे ही हमें H0 मोलर मानक परिस्थितियों पर मोलर एंथैल्पी पता लग गई तो हम इसे कैसे उपयोग करेंगे, सबसे पहले हम वो सीखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोसेस दिया हुआ है और वो प्रोसेस जैसे मैं मान लेता हूं मुझे ग्रेफाइट से डायमंड की ही बात की हुई है। ग्रेफाइट से डायमंड की जब बात की हुई है तो मुझे डेल्टा H0 रिएक्शन तो ये गिवन है, लेकिन मुझे डेल्टा H रिएक्शन, इस प्रोसेस का रिएक्शन टेम्परेचर T1 पर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो मुझे ये गिवन है तो ये क्या लिखूँगा, H0 मोलर ऑफ डायमंड माइनस H0 मोलर ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, ये आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है, तो ये मुझे पता लग गया इन दोनों के मान से, ये मैंने ज़ीरो माना हुआ है, ठीक। डेल एच रिएक्शन है T1 निकालना है, किरचॉफ लगा दूंगा, तो डेल एच रिएक्शन है T1 माइनस डेल एच नॉट रिएक्शन अपॉन T1 माइनस 298 केल्विन बराबर डेल्टा NCP। अब डेल्टा NCP का क्या मतलब है, तो डेल्टा NCP का मतलब है 1 इंटू CP ऑफ डायमंड माइनस 1 इंटू CP ऑफ ग्रेफाइट। ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम किरचॉफ का यूज कर सकते हैं। किसी भी तापमान पर पूछी हो तो स्टैंडर्ड परिस्थितियों पर डेल्टा H निकालो और स्टैंडर्ड परिस्थितियों के डेल्टा H से CP का किरचॉफ का यूज करते हुए आप डेल एच एट एनी टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। तो किरचॉफ यहाँ काम आती है। अब हम बात करते हैं मानक परिस्थितियों पर किसी भी अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन की। तो किसी भी अभिक्रिया का मानक परिस्थितियों पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या लिखा जा सकता है, मैंने जैसे बिना सिखाए यूज कर लिया है, पर कैसे लिखा जा सकता है, तो मैं एक जनरल अभिक्रिया लेता हूँ। जब मैं एक जनरल अभिक्रिया लेता हूँ तो मान लीजिए मैंने ले लिया अल्फा ए से बीटा बी, ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, मानक परिस्थितियों पर, मानक परिस्थितियों पर मैं लिख दूंगा डेल एच नॉट मोलर बीटा इंटू मानक परिस्थितियों पर बी की मोलर एंथैल्पी माइनस अल्फा इंटू मानक परिस्थितियों पर ए की मोलर एंथैल्पी। ये हो जाएगा हमारा डेल एच नॉट रिएक्शन, सॉरी डेल एच नॉट रिएक्शन, इस रिएक्शन का। अब मुझे इसी रिएक्शन का किसी और टेम्परेचर पर निकालना होगा, मान लीजिए टेम्परेचर T2 पर, तो डेल एच नॉट T2 माइनस डेल एच नॉट रिएक्शन अपॉन T2 माइनस 298, क्योंकि स्टैंडर्ड में मैंने टेम्परेचर 25 लिया होगा, बराबर डेल्टा NCP। और डेल्टा NCP क्या लिखूंगा, बीटा इंटू CP मोलर ऑफ B माइनस अल्फा इंटू CP मोलर ऑफ A, ठीक। ये हो गया हमारे पास इस तरह की कहानी, राइट। और ये हो जाएगा अल्फा बीटा, इस तरह के प्रोसेसेस की बात हो जाएगी और ये सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। तो किरचॉफ का यूज़ करते हुए आप किसी भी तापमान पर अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन निकाल सकते हो, यदि आपको मानक परिस्थितियों पर एंथैल्पी परिवर्तन पता है तो मानक मोलर एंथैल्पी मानने का क्या फ़ायदा हुआ कि हमें मानक परिस्थितियों पर किसी भी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन पता लग जाएगा। पर चीज़ उतनी सरल नहीं है जितनी यहाँ पर हो सकता है आपको लग रही हो। मानक मोलर एंथैल्पी का मान भी आपने कुछ का जीरो मान लिया है, तो बाकी का क्या होगा, उन बाकी के मान के लिए हम एक एंथैल्पी पढ़ते हैं जिसे कहते हैं संभवन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आइए उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
परिभाषा क्या होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की परिभाषा होती है जब किसी पदार्थ के 1 मोल अणुओं का निर्माण पदार्थ में उपस्थित तत्वों की मूल अवस्था या सर्वाधिक स्थायी अवस्था से होता हो, तब ऐसी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन उस पदार्थ का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या उस पदार्थ के संभवन की एंथैल्पी कही जाती है। राइट, तो हम क्या लिखते हैं? किसी पदार्थ के संभवन की एंथैल्पी ऐसी अभिक्रिया के एंथैल्पी चेंज के समान होती है जिसमें दिए गए पदार्थ के 1 मोल अणुओं का निर्माण पदार्थ में उपस्थित तत्वों की आवश्यक मात्राओं से प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। होता है उपस्थित तत्वों का अपनी सर्वाधिक स्थायी अवस्था में होना आवश्यक है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखें मैंने क्या लिखा कि किसी पदार्थ के संभवन के एंथैल्पी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया के एंथैल्पी चेंज या परिवर्तन के समान होगी जिसमें दिए गए पदार्थ के 1 मोल अणुओं का निर्माण, यानी जिस पदार्थ के संभवन के एंथैल्पी निकाल रहे हैं उस पदार्थ के 1 मोल अणुओं का निर्माण होना चाहिए किससे? पदार्थ में उपस्थित तत्वों की अपनी सर्वाधिक स्थायी अवस्था एवं आवश्यक मात्राओं से होता हो, तो ऐसी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखनी है, उदाहरण के तौर पर मैं लिखना चाहता हूं डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, कैसी रिएक्शन होगी? तो क्या बोल रहे हैं? जिसके संभवन के एंथैल्पी लिखनी है उसका 1 मोल दी गई अवस्था में बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? तो पदार्थ में उपस्थित तत्व कौन कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन की सर्वाधिक स्थायी अवस्थाओं की आवश्यक मात्रा से। तो अगर मुझे इसका 1 मोल बनाना है, तो ये आवश्यक, ये सर्वाधिक स्थायी अवस्था, तो इसकी सर्वाधिक स्थायी अवस्था क्या है? O की सर्वाधिक स्थायी अवस्था O2, तो इसके आगे भी कोफिशिएंट क्या लगेगा? 1। और सर्वाधिक स्थायी है तो कार्बन होना चाहिए ग्रेफाइट और ऑक्सीजन होनी चाहिए गैस, तब जाकर ऐसी अभिक्रिया का, तो इस अभिक्रिया का मानक परिस्थितियों पर एंथैल्पी परिवर्तन इसके मानक संभवन की एंथैल्पी बोली जाएगी। ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट। एक और उदाहरण लें हम लोग, तो एक और उदाहरण मान लीजिए, मैंने कहा आपको रिएक्शन लिखनी है डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O द्रव, H2O द्रव की निर्माण केस या संभवन के एंथैल्पी की अभिक्रिया क्या होगी, राइट। तो किस अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन होगा? तो आप क्या करेंगे? 1 मोल जल बना देंगे। अब 1 मोल जल किससे बनेगा? हाइड्रोजन, तो इसकी स्थायी अवस्था, गैसीय अवस्था, द्विपरमाणुीय अवस्था प्लस
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की स्थायी अवस्था ये। अब आवश्यक मात्राएं, तो ये आधा। इस अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन क्या बोल दिया जाएगा? ये बोल दिया जाएगा डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O द्रव। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। ये हो गई संभवन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। अब इसी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मैंने एक और बात आपको कही, ये तो परिभाषा। अगला पॉइंट मैंने लिखा क्या, जब हम किसी भी पदार्थ बोलते हैं तो पदार्थ में सब आते हैं, तत्व, यौगिक। तो मैंने दूसरा पॉइंट ये लिखा कि डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ तत्व सर्वाधिक स्थायी अवस्था, या मैं तो लिखता हूं ऐसा कुछ नहीं, जनरलाइज स्टेटमेंट दिया, डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ एनी पदार्थ इज इक्वल्स टू एच नॉट मोलर ऑफ द पदार्थ। सबसे पहले ये इक्वेशन लिखी, फिर इसी से लिख दिया चूंकि एच नॉट मोलर ऑफ तत्व सर्वाधिक स्थायी अवस्था हम बराबर 0 मानते हैं, इसीलिए डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ एस तत्व की सर्वाधिक स्थायी अवस्था इक्वल टू क्या हो जाती है? 0, इस इक्वेशन से, क्योंकि ये होता है। परंतु यही चीज मैं बात करूं किसी यौगिक के लिए, परंतु डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ, मान लीजिए मैं कहता हूं CO2 गैस, तो ऊपर वाली इक्वेशन से तो किसके बराबर होगी? एच नॉट मोलर ऑफ CO2 गैस के बराबर होनी चाहिए, जो कि क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब सबसे पहले तो पहली इक्वेशन वेरीफाई करते हैं। जब मैं पहली वेरीफाई करना चाह रहा हूं तो यहीं पर मेरे पास जगह है, मैं इसी से वेरिफिकेशन कर देता हूं। जरा ध्यान से देखिए कैसे। तो मैंने यहां लिखा बराबर, अगर मैं पुरानी बात जिसमें मैंने कहा था किसी भी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल, उत्पादों की मोलर एंथैल्पी माइनस अभिकर्मकों की मोलर एंथैल्पी लिख सकता हूं। तो क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा एच नॉट मोलर ऑफ CO2 गैस माइनस एच नॉट मोलर ऑफ C ग्रेफाइट माइनस एच नॉट मोलर ऑफ O2 गैस। अब आपको पता है कार्बन ग्रेफाइट अपनी स्थायी अवस्था है 0, ऑक्सीजन गैस भी स्थायी अवस्था है 0, तो ये केवल किसके बराबर बचा? ये बराबर बचा एच नॉट मोलर ऑफ CO2 गैस। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा कानून की तरह, ये एकदम फैक्ट है। हम जल के लिए चेक कर लेते हैं। जल के लिए क्या लिखेंगे? जरा ध्यान से देखो। तो इसके लिए क्या लिखूंगा? उत्पाद यानी एच नॉट मोलर ऑफ H2O लिक्विड माइनस एच नॉट मोलर ऑफ H2 गैस माइनस आधा इंटू एच नॉट मोलर ऑफ O2 गैस। अब आपको पता है H2 गैस भी स्टैंडर्ड है 0, O2 गैस भी स्टैंडर्ड है 0, तो ये क्या बचा? केवल एच नॉट मोलर ऑफ H2O द्रव। तो इस तरह की बात मेरे पास बचती है, राइट। और ये हमारी कहानी हो गई। तो ये इक्वेशन से, इस उदाहरण से हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो हमें ये लिखना आ गया कि किसी के भी संभवन की एंथैल्पी कैसे लिखी जाएगी, एक दो उदाहरण और लिखेंगे हम उसमें। दूसरी बात, किसी भी पदार्थ के संभवन की एंथैल्पी उस पदार्थ के मानक मोलर एंथैल्पी के बराबर होती है। तो स्टैंडर्ड, राइट, संभवन की मानक एंथैल्पी मुझे बोलना चाहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वल आ गई। आइए एक दो उदाहरण और लिखें इसमें। जैसे मान लीजिए अगले उदाहरण में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस लिखिए, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? मुझे NH3 गैस के संभवन के एंथैल्पी की अभिक्रिया लिखनी है। तो ये NH3 गैस 1 मोल बनाना है। अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की स्थायी अवस्था, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की स्थायी अवस्था। अब आवश्यक मात्राएं, तो 1 N चाहिए तो आधा, 3 हाइड्रोजन चाहिए तो 3/2। तो ये रिएक्शन का एंथैल्पी क्या हो जाएगा? डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। मैं और पूछना चाहूँ, राइट, तो मान लीजिए मैंने पूछा डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ
HBr लिक्विड बताइए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, HBr लिक्विड बनाना पड़ेगा। और क्या करूँगा मैं, H2 गैस और Br2 की ठोस शुद्ध अवस्था लिक्विड फॉर्म में, लेकिन एक ही मोल बनाना है तो आवश्यक मात्राएं आधी आधी। इस तरह के हमारे पास कई सवाल आ जाते हैं जिनकी बात हमें करनी होती है, राइट। सल्फर के मान लीजिए मुझसे पूछा जाए SO3 गैस बनानी है, तो SO3 गैस, तो सल्फर, अब सल्फर मुझे रोम्बिक लेना पड़ेगा क्योंकि रोम्बिक सर्वाधिक स्थायी है, जबकि मोनोक्लिनिक सर्वाधिक स्थायी नहीं है। और मात्राएं बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ ये लिखना पड़ेगा, राइट। ये हमारी डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस हो गया। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से आपको अभिक्रियाएं लिखनी पड़ेगी। बाकी वो तो है ही कि डेल H0 फॉर्मेशन जो है वो मानक मोलर एंथैल्पी के बराबर होता है। जैसे ही डेल H0 फॉर्मेशन मानक मोलर एंथैल्पी के बराबर होता है तो हमारे पास एक फैक्ट निकल कर आता है या एक रूल निकल कर आता है, वो ये कि किस तरह से अगर ये H0 मोलर ऑफ NH3 के बराबर है तो मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से ही अभिक्रियाओं का एंथैल्पी लिख सकता हूँ। कैसे, तो हम हेडिंग डालकर उसे लिखते हैं। तो अगला हिस्सा जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है, अभिक्रियाओं के एंथैल्पी परिवर्तन की गणना किसके द्वारा, डेल H0 फॉर्मेशन द्वारा, राइट। तो मैं ऐसे ही हेडिंग डालता हूँ, डेल H0 फॉर्मेशन ऑफ पदार्थ द्वारा डेल H0 रिएक्शन की गणना, राइट। मैंने एक रिएक्शन ली अल्फा ए से बीटा बी, मैं जानता हूं इसका डेल H0 रिएक्शन क्या होता है। इसका डेल H0 रिएक्शन हम लिखते हैं बीटा इंटू H0 मोलर ऑफ बी माइनस अल्फा इंटू H0 मोलर ऑफ ए, ये हम लोग लिख रहे होते हैं, राइट। परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, परंतु H0 मोलर ऑफ बी जो है वो किसके बराबर होगा, डेल H0 फॉर्मेशन ऑफ बी के बराबर। और H0 मोलर ऑफ ए किसके बराबर लिखा जा सकता है, डेल H0 फॉर्मेशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसीलिए डेल्टा H0 रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल H0 रिएक्शन हो जाएगा बीटा इंटू डेल H0 फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस अल्फा इंटू डेल H0 फॉर्मेशन ऑफ ए, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हो गया किसी भी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आप जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डेल H0 रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ सभी उत्पाद, जो भी उत्पाद है उन सभी के संभवन की एंथैल्पी माइनस डेल H0 फॉर्मेशन सभी अभिकर्मक, जो भी अभिकर्मक हैं, राइट। इस तरह की बात हम लोग लिख सकते हैं। ये मैंने फॉर्मूला पहले कर दिया, मैंने एक डेरिवेशन तो आपको समझा ही दिया जो हमें पता है, पर मैं इसे और डिराइव करता हूं। तो जरा देखिए मैं किस तरह से इसे डिराइव करना चाहता हूं। ठीक, मेरे पास एक अभिक्रिया है, दहन की अभिक्रिया है, मीथेन के दहन की अभिक्रिया है। ये मेरे पास एक दहन की अभिक्रिया है। मानक परिस्थितियों पर मैं इसका डेल H0 रिएक्शन वो प्रूफ करना चाहता हूँ, राइट। क्या करना चाहता हूँ, प्रूफ करना चाहता हूँ। तो इसका डेल H0 रिएक्शन क्या होगा, मुझे ये पता है कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस बराबर CO2 गैस, ये होता है डेल H0 फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, राइट। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन मुझे पता है C ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस से मिल रहा है CH4 गैस, ये मुझे पता है क्या होगा, डेल H0 फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस। तीसरी इक्वेशन मुझे पता है हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये बराबर बना रहा है H2O लिक्विड, ये हो गया डेल H0 फॉर्मेशन ऑफ H2O द्रव, राइट। अब मैं ऊपर वाली समीकरण लाना चाहता हूं इन तीनों समीकरणों को यूज करके, तो कैसे आएगी,
तो कैसे आएगी का जवाब ये है कि हमने क्या किया, हमें CO2 इधर चाहिए, वाटर इधर चाहिए, तो ये वाटर वाली इक्वेशन, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन थर्ड को, प्लस उसमें जोड़ दिया इक्वेशन 1। CH4 मुझे इधर चाहिए, तो ये मैंने कर दिया माइनस इक्वेशन 2। अब जो इस करने से मुझे मिला वो जरा मैं लिखता हूँ यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने 2 इंटू थर्ड किया, 2 इंटू थर्ड और प्लस के साथ, तो 2H2O लिक्विड यहाँ मिला, प्लस फिर मैंने 1 जोड़ा, तो 1 का ये CO2 गैस मुझे यहाँ मिला, ठीक। माइनस सेकंड क्या है, यानी सेकंड का जो प्रोडक्ट है वो अभिकर्मक में आ गया, तो ये CH4 गैस मुझे यहाँ मिला। अब जरा ध्यान से देखो, जो सेकंड का प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में आ गया, तो जो इसका रिएक्टेंट है वो चला गया आपका किधर, प्रोडक्ट में, तो ये आ गया C ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस। फर्स्ट का प्रोडक्ट में ही है, तो रिएक्टेंट में रहेगा, राइट। तो C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस। सेकंड का भी प्रोडक्ट में ही है, तो रिएक्टेंट में रहेगा, तो 2 गुणा हाफ O2 और प्लस H2, और सॉरी 2 से गुणा, तो 2H2 गैस। अब जरा देखिए, जो जो कॉमन है उसे उड़ा देता हूँ, तो C ग्रेफाइट उड़ गया और 2H2 उड़ गया, एक O2 और एक O2 मिलाकर हो गए ये 2 O2। तो क्या मिल रहा है मुझे, मिल रहा है CH4 प्लस 2O2 से मिल रहा है 2H2O प्लस CO2। क्या ये वही रिएक्शन है जो ये है? अब जो मैंने किया हेस लॉ से, मैं उसी को एंथैल्पी में लिखूं, तो एंथैल्पी में जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 गुणा डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड प्लस 1 क्या है, डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, माइनस सेकंड क्या है, डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये वही है जो मुझे यहाँ लिखना चाहिए था? मैं यहाँ क्या लिखता, यहाँ लिखता 2 इंटू डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड प्लस डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस माइनस डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा, सर O2, तो भाई O2 स्टैंडर्ड है, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 0 होगा, क्योंकि वो मोलर एंथैल्पी उसका 0 होता है। तो इक्वेशन तो यही बनना था ना, और जब यही बना तो इसका मतलब हमने जो अभी अभी पढ़ा कि अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन सभी उत्पादों के निर्माण के एंथैल्पी माइनस सभी अभिकर्मकों के निर्माण के एंथैल्पी से लिखा जा सकता है, वो हमने यहाँ पर एक तरह से डेराइव किया। आप जरा ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आपको साफ साफ नजर आएगा कि इन तीनों अभिक्रियाएं जो कि संभवन के एंथैल्पी है, CO2 की, मीथेन की और H2O की, इन्हें अगर ये ऑपरेशन इनमें लगा दें, ये वाला ऑपरेशन इनमें लगा दें, तो इनके एंथैल्पी में भी वही ऑपरेशन लग जाएगा, और जो हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो प्राप्त हो जाती है ऊपर वाली, अर्थात यही इक्वेशन हमारे पास बनकर आती है। ये चीज़ आप कहीं अलग अलग के लिए फिर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये मैंने बड़ा एग्जाम्पल लिया, आप छोटा ले सकते हैं, कैसे उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस से मिल रहा है CO2 गैस। इसका डेल H नॉट रिएक्शन की बात आपको करनी है, ठीक। मुझे 2 चीज़ें पता है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस से मिल रहा है CO2 गैस, और एक कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस से मिल रहा है CO गैस। ये तो है डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2, और ये है डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मुझे ऊपर वाली इक्वेशन लानी है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूँ, CO2 प्रोडक्ट में और CO रिएक्टेंट में, तो इसका मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड किया होगा। जब मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड किया होगा तो मुझे क्या मिला होगा, सेकंड माइनस किया है तो CO इधर आ गया, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा है तो CO2 इधर आ गया, ये इधर आ गया तो इधर आ जाएंगे। अब जब इसे माइनस किया तो ग्रेफाइट तो कैंसिल, ये हाफ O2, ये हाफ O2 इधर जाएगा हमारे पास, और C ग्रेफाइट इधर जाएगा,
और ये सी ग्रेफाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन का आया होगा, तो सी ग्रेफाइट कैंसिल, हाफ O2 से ये बच गया हाफ, तो ये हाफ जब उड़ाया तो ये हाफ यहाँ लग गया, तो CO प्लस हाफ O2 ये रिएक्शन हमारी रिक्वायर्ड आ गई। जब ये हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन आ गई तो इसका डेल्टा H लिखते हैं, तो डेल H नॉट रिएक्शन जो हमने हेस लॉ पढ़ा उससे फर्स्ट माइनस सेकंड किया, तो फर्स्ट का एंथैल्पी माइनस सेकंड, तो सेकंड का एंथैल्पी। अब देखिए जरा क्या ये वही आ रहा है जो हमारे पास यहाँ आना चाहिए था। यहाँ क्या लिखता मैं, अगर मैं उस फॉर्मूले को फॉलो करता तो डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस माइनस डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO गैस। ऑक्सीजन का मैं नहीं लिखता क्योंकि ये अपनी स्थायी अवस्था में है, ये वही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने फार्मूला पढ़ा वो एकदम फिक्स्ड है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। कोई भी रिएक्शन दे हमेशा ये फार्मूला लगा देना है और रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल देना है बाय यूजिंग डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ सभी उत्पाद माइनस डेल H नॉट फॉर्मेशन ऑफ सभी अभिकर्मक, इस तरह से। तो ये हो गया बेटा संभवन की एंथैल्पी और संभवन के एंथैल्पी द्वारा अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन की गणना। नेक्स्ट हमें पढ़ना है दहन की एंथैल्पी, राइट, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।